बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा सिंध का प्रीवियस पेपर है जो एमसीक्यूज़ का, उसका हमने पहला पार्ट किया था। आज हम उसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो थी मैंने आपको पिछले पेपर में बता दी थी और कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो साथ साथ हमारी चलती रह जाएंगी। तो हम अभी चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एमसीक्यू नंबर 17 है कि यूज़ ऑफ वायलेंस बाय अनलॉफुल असेंबली। तो पहले हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ एन अनलॉफुल असेंबली। तो अब आपको मैंने फिर वही चीज़, जो सबसे पहली चीज़ है कि एमसीक्यूज़ का मतलब क्या होता है, कि ये आपको गाइडलाइन देते हैं कि आपने कैसे चीज़ें इकट्ठी करनी है। तो अगर हम बात करते हैं अनलॉफुल असेंबली की, तो वो आपको पता होना चाहिए 141 में क्या चीज़ है, अनलॉफुल असेंबली है, जो कि बताता है कि व्हेन 5 आर मोर देन 5 पर्सन, जब कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए इकट्ठे होते तो ये क्या कहलाता है, अनलॉफुल असेंबली कहलाता है। तो 141 अनलॉफुल असेंबली के लिए है। और अनलॉफुल असेंबली की पुनिशमेंट कितनी है? अनलॉफुल असेंबली की पुनिशमेंट या तो 6 मंथ है, और अगर डेडली वेपन हो जाए तो इसकी सजा कितनी हो जाएगी, 2 ईयर्स हो जाएगी। लेकिन जब यही अनलॉफुल असेंबली, यही सारे लोग क्या करते हैं, यूज ऑफ द वायलेंस, जब इनमें शिद्दत पसंदी आ जाती है, ये जब लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, और जहन में रखें ये चीज़ें अक्सर लोग मिक्स करते हैं कि अनलॉफुल असेंबली, इसकी जो सज़ा 143, 1444 में बयान की गई है, या जो रियटिंग की सज़ा बयान की गई है, ये लोग 149 को नहीं समझ सकते। मैं आज आपको वो भी समझाता हूँ। तो क्या हुआ कि 141 अनलॉफुल असेंबली 6 महीने या 2 साल सज़ा। जब इस अनलॉफुल असेंबली, यही अनलॉफुल असेंबली, इसमें क्या हुआ, यूज ऑफ वायलेंस ऐड हो गया, प्लस क्या हो गया, वायलेंस आ गया। जब इस अनलॉफुल असेंबली में वायलेंस ऐड हुआ तो इट बिकम्स क्या बन गया, ये बन गया रियट। और रियट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 146 में इसको डिफाइन किया गया है। इसकी पनिशमेंट कितनी है, इसकी पनिशमेंट हो जाएगी 2 ईयर्स, और अगर कोई डेडली वेपन के साथ होगा तो इसकी पनिशमेंट हो जाएगी 3 ईयर्स। तो यहां पर 149 क्या चीज है, एक चीज जहन में रखें कि 141 अनलॉफुल असेंबली तब है कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी उस मकसद के लिए जिससे मना किया गया है 141 के अंदर, उसके लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये अनलॉफुल असेंबली है। अगर उनके पास डेडली वेपन है, अभी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ वेपन है, तो ये क्या हो गया, इसमें 2 साल सजा हो गई। अब जब शिद्दत आ गई, अटैक कर दिया किसी जगह के ऊपर, जैसे आप देख लें कि पीटीआई ने धरना दिया तो पहले वो पीसफुल थी, फिर अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर हुई, और फिर जब उन्होंने अटैक कर दिया पार्लियामेंट के ऊपर, तो ये क्या बन गया, ये रियट बन गया। तो रियट में आम लोगों की सजा 2 साल, और जिसके पास कोई आतशी असलहा या डेडली वेपन होगा, कोई खंजर, कोई पिस्टल, कोई ऐसी चीज होगी, तो उसकी सजा कितनी होगी, 3 साल। और अगर यही अनलॉफुल असेंबली इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट कोई जुर्म कर देते हैं, किसी को कत्ल करते हैं या कोई और ऐसा गलत काम कर देते हैं, तो माइंड दिस थिंग कि इस सूरत में 149 ये कहता है कि अगर सबका ऑब्जेक्ट कॉमन था तो सबको सेम ऑफेंस की सजा मिलेगी। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। तो मतलब अनलॉफुल जो असेंबली है, उसके आगे जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, द पनिशमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट कैन एक्सटेंड टू द डेथ पनिशमेंट, ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। ये हो गया जनाब हमारा 17 नंबर। तो जब वायलेंस ऐड होती है अनलॉफुल असेंबली में, तो क्या बन जाता है, क्या बना, बिल्कुल ठीक, ये बन गया रियट। इसको रियट राइट मुख्तलिफ अल्फाज कहते हैं। अच्छा, बाय फोर्स, कंपेल, आर बाय डिसीटफुल मींस इंड्यूसेस। अब कल वाली बात याद रखें, मैंने कल आपको बताया था कि चाइल्ड स्टीलिंग और रॉबरी आएगा तो ठग आएगा, टेक आर इनसाइट का लफ्ज आएगा तो क्या होगा, टेक, यस, टेक आर इनसाइट का अगर लफ्ज होगा तो किडनैपिंग हो जाएगा। और जब क्या होगा, जब ये 2 लफ्ज, कंपेल, किस तरह कंपेल, डिसीटफुल मींस के साथ, धोखे के साथ किसी को क्या करना, कंपेल करना, या क्या करना, या ये करना कि किसी को इंड्यूस करना, किसी को वरगलाना और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ये क्या है, ये एब्डक्शन है। ये क्या है, एब्डक्शन है। और एब्डक्शन भी किसके तहत, सेक्शन 362 पीपीसी के तहत क्या है, ये सारे पीपीसी के सेक्शन चल रहे हैं। जो कल हमने पढ़े थे वो सीआरपीसी के से ज्यादा, आज ज्यादा पीपीसी और क्यूएसओ के हम देखेंगे। तो यहां पर क्या है कि जब कोई शख्स फोर्स के जरिए से, धोखाधड़ी के साथ किसी को वरगला कर, किसी जुर्म के इरादे से, अब इसकी सजा डिपेंड करती है जिस इरादे के साथ लेकर गया। कत्ल के इरादे के साथ लेकर गया तो उम्र कैद, कत्ल नहीं किया, कत्ल के इरादे से लेकर गया तो उम्र कैद की सजा। अगर रेप
या अननेचुरल लस्ट के इरादे से लेकर गया फिर भी उम्र कैद की सज़ा। अगर उसको कैद रखने के लिए लेकर गया तो 7 साल की सज़ा। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। यहां पर सिर्फ आपको मैंने लफ्ज़ सिखाना है कि डिसीटफुल, उसके बाद अगला लफ्ज़ इंड्यूसेस, कंपेल, इस तरह किसी को लेकर जाना क्या होता है, एबडक्शन होता है। उसके बाद पनिशमेंट ऑफ 420 सिंपल 7 ईयर्स है, लेकिन याद रखें एक्सटेंड टू 7 ईयर्स है, मतलब उससे कम कुछ भी हो सकती है, एक दिन भी हो सकती है। जब किसी जगह पर किसी जुर्म की सजा आप एक्सटेंड्स टू देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि एक दिन से लेकर ये मैक्सिमम पनिशमेंट है, बाकी उससे कम कुछ भी हो सकती है। अच्छा, मैन एंड वुमन नॉट मैरिड टू ईच अदर, अगर ये इंटरकोर्स करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये क्या है, अगर कोई मैन और वुमन क्या करते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान में रख लें कि ये जो मैन एंड वुमन नॉट मैरिड टू ईच अदर, ये इनफैक्ट किसकी बात की जा रही है, 496B की बात की जा रही है। आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, अगली बार कुछ और पूछेगा। ये 496B का मतलब है कि इट वाज इंसर्टेड थ्रू अमेंडमेंट, ये कंफर्म हो गया आपको। ये जो ABC वाले कुछ भी होते हैं ये ऐसे सेक्शंस होते हैं जो अमेंडमेंट के जरिए से इंसर्ट किए जाते हैं। तो 496B अमेंडमेंट के जरिए, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, 2006, कौन से वाली, हकूक निस्वा। पता नहीं इसको हकूक निस्वा कौन कहता है, इसमें तो मैं कहता हूँ कि हकूक निस्वा नहीं, औरतों से हकूक छीने गए थे। खैर 496B 2006 हकूक निस्वा बिल के जरिए से एंटर हुआ। इससे पहले इसको जना के तौर पर हुदूद के अंदर ट्राई किया जाता था, वहां पर इसका मुकदमा चलता था, बट इधर क्या किया, उसको हदूद का ट्रायल छोड़ के इसको PPC में डाला और 496B पे सजा कितनी रखी, 5 साल। कि जब कोई दो ऐसे लोग जो कि आपस में मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, और वो जना करते हैं तो सजा कितनी है, उसकी सजा है 5 साल 496B। तो अनमैरिड, नॉट मैरिड टू ईच अदर होगा तो क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये लफ्ज यहां पर याद रख ले, इट इज कॉल्ड फोर्निकेशन। तो फोर्निकेशन क्या होता है, अनमैरिड लोगों का आपस में जना करना, फोर्निकेशन। आगे 497 को हमने निकाल दिया हुदूद ऑर्डिनेंस के जरिए से, जहां पर क्या था कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे की बीवी के साथ उसके खाविंद की मर्जी के बगैर, अब ये अंग्रेजों का जो काम था हमने 1979 तक चलाया हुआ था, पाकिस्तान जिंदाबाद था। खैर उसको हमने हुदूद ऑर्डिनेंस से क्या किया, उसको हमने हुदूद ऑर्डिनेंस से निकाल दिया। 497 एडल्ट्री, तो वो क्या था 497 में, यहां पर छोटा सा करके लिख दे तो आपको याद रहे, 497 एडल्ट्री था। और उसमें क्या था कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की बीवी के साथ उसके खाविंद की मर्जी का, अगर मतलब खाविंद की मर्जी से कर लिया तो फिर सोशल एक्टिविटी हो गई। हमारे इस्लाम में इस चीज को कोई भी कंसेप्ट मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं, लॉ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब सिर्फ यहां पर नहीं रहना, लॉ 3 किस्म का होता है। एक लॉ होता है कौन सा, जनरल, और एक होता है लोकल, और एक होता है स्पेशल। जनरल लॉ, ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द पीपल, हर चीज, मतलब सारा मुल्क और सारे लोग। एक ऐसा कानून जो पूरे मुल्क के तमाम लोगों पर अप्लाई हो, जनरल लॉ, PPC जनरल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जनरल लॉ। लोकल लॉ क्या है, इलाका खास हो जाएगा और लोग क्या हो जाएंगे, लोग सारे। जैसे आप देख ले बलूचिस्तान के अंदर कुछ कवानीन है, या पंजाब के अंदर चले जाए, पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट है, तो कहां पर लगेगा, सिर्फ और सिर्फ वो पंजाब के अंदर लगेगा। उसके बाद क्या हो गया, लेकिन पंजाब के सारे लोगों पर। जो ये चीज पूछ रहा है, लॉ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक ऐसा लॉ जो क्या है, मुल्क पूरा लेकिन लोग खास, इलाका पूरा, मुल्क पूरा, लेकिन लोग क्या हो गए आपके खास। मतलब लोग खास होने का मतलब क्या, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डील करता है। जैसे आपका सर्विस लॉ, पूरे पाकिस्तान के सिर्फ सरकारी मुलाजमीन। आपके नैब लॉज, पूरे पाकिस्तान के अंदर लेकिन सिर्फ मेगा करप्शन स्कैंडल्स के ऊपर डील करता है। तो ये कौन से लॉज होते हैं, स्पेशल लॉज होते हैं। और एक बात जहन में रख लें, दैट द स्पेशल लॉज ऑलवेज सुपरसीड द जनरल लॉज। स्पेशल एंड लोकल, ये भी पूछ सकता है, स्पेशल एंड लोकल लॉज ऑलवेज सुपरसीड द जनरल लॉज। उसके बाद आगे चलते हैं, कॉमन इंटेंशन। जब भी कॉमन इंटेंशन को पढ़ना, कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। कॉमन इंटेंशन क्या है, सेक्शन 34, उसमें डिफरेंट सेक्शन बयान किए गए हैं। यहां पर कॉमन इंटेंशन क्या है, सेक्शन 34 आपका कॉमन इंटेंशन, ये डेफिनेशन क्लास के अंदर इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 34 को। कॉमन इंटेंशन क्या है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, कॉमन इंटेंशन में क्या होता है, 2 और मोर,
कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, उनका इरादा एक है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट का क्या फ़र्क होता है। सेक्शन 34 पुनिशमेंट बाय मजिस्ट्रेट, 3 डिफरेंट पुनिशमेंट्स वहां पर दी गई है पेपर के अंदर। मजिस्ट्रेट कौन कौन सी, हाँ पेपर जिसके पास नहीं है वो मैंने शेयर किया हुआ है, आप मेरे ग्रुप में देख सकते हैं। पुनिशमेंट्स बाय द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट कौन कौन सी पुनिशमेंट दे सकता है। हमारा जो क्लास 1 है वो क्या कर सकता है, 3 ईयर्स तक दे सकता है, और उसके बाद 45,000 क्या कर सकता है, फाइन कर सकता है किसी भी शख्स को। उसके बाद विपिंग, अगर वो चाहे तो विपिंग भी हो सकती है, और सोलिटरी कन्फाइनमेंट। ये सारी वो पनिशमेंट्स हैं विच कैन बी अवार्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ क्लास 1। जब उसने खाली मजिस्ट्रेट लिखा है तो हम प्रिज्यूम करेंगे दैट ही इज टॉकिंग अबाउट द मजिस्ट्रेट क्लास 1, कि मजिस्ट्रेट की मैक्सिमम पावर का जिक्र कर रहा है। तो यहां पर उसका जवाब क्या होगा, ऑल आर करेक्ट होगा, क्योंकि वहां पर 3 ईयर्स 45,000 और नेक्स्ट जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट वगैरह का जिक्र है। तो मजिस्ट्रेट ये सजाएं दे सकता है। आगे चलते हैं जनाब, फिर वही सवाल दोबारा रिपीट हुआ था, यूज ऑफ वायलेंस बाय अनलॉफुल असेंबली, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो क्या है ये आपका है रियट। यहां पर क्या लफ्ज आएगा, रियटिंग या रियट। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, बलवा, बलवा करना, बलवाई, हमलावर, हमला करने वाले। अच्छा जी, विदाउट इंटेंशन काज डेथ आर बाय रॉन्गफुल एक्ट, ये मैं अपने कत्ल के टॉपिक में बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर कर चुका हूं कि जब लफ्ज क्या आता है, लफ्ज आता है कि टू काज डेथ विदाउट इंटेंशन, पहली बात। और जब आप किसी रॉन्गफुल एक्ट की वजह से किसी शख्स की जान लेते हैं, इट इज कॉल्ड कत्ल बिस सबब। ये कौन सा कत्ल है, ये कत्ल है, और कत्ल बिस सबब है। कत्ल बिस सबब कहां पर बयान किया गया, 321 के अंदर। इसकी पनिशमेंट किधर है, 322 में, और वो कितनी है, दियत है जो कि 30,630 ग्राम चांदी। तो एक सवाल का जवाब कत्ले बिस सबब पे रट्टा नहीं लगाना। कत्ले बिस सबब आपको वहां से पता चला कि इसमें होना क्या चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट, इरादा शरादा नहीं था, किसी को मारने का हरगिज आपका इरादा नहीं था, बट कोई रॉन्गफुल एक्ट ऐसा था कि जिसकी वजह से वो शख्स मरा, तो कत्ले बिस सबब हुआ। 321 इसकी डेफिनेशन है, 322 इसकी पुनिशमेंट है, और इसकी पुनिशमेंट में खाली क्या है, दियत है। और दियत का हमें पता है कि 30,630 ग्राम क्या होता है, चांदी होती है, जो कि इसकी कम अज कम मिकदार है। तो जब आपने कत्ले बिस सबब पे चलना है तो आगे तक इसको खींच कर लेकर जाना है, रट्टा नहीं लगाना। अच्छा, कन्फेशन ऑफ अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ पुलिस। पहली बात है कन्फेशन कहां से स्टार्ट होता है, इसका मैं भी आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूं। कन्फेशन कहां से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 37 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, ये तो हमें याद है, 37 से स्टार्ट होता है। 37 में क्या है, 37 में उसने जनरल कहा है कि जनाब जो आपका कोई भी कन्फेशन, इसको क्या होना चाहिए, इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इसमें थ्रेट नहीं होना चाहिए, इसमें प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। वो तो आर्टिकल 37 हो गया। आर्टिकल 38 कहता है कन्फेशन बिफोर पुलिस, कि जब आपको पुलिस ने पकड़ा नहीं, आप खुद चले जाते हैं पुलिस को जाकर कहते हैं जी मैंने ये जुर्म किया है, उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। 38 39 क्या कहता है, वो कहता है कि जनाब जो कन्फेशन है इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, याद रख ले कस्टडी ऑफ पुलिस पे 39 लगता है। कस्टडी का मतलब है हिरासत में, हिरासत का मतलब क्या है, अरेस्ट हो चुका है बंदा। और 38 कहां पर लगता है, बिफोर पुलिस पर, कि जब आप खुद अपनी मर्जी से पुलिस के सामने चले जाए तो दोनों आपके कन्फेशन, इनकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है, चाहे वो कन्फेशन बिफोर पुलिस हो, चाहे वो कन्फेशन हो इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। उसके बाद आगे चलते, यहां पर 37 का भी मैंने आपको बताया कि वो जिक्र किस चीज़ का कर रहा था, कि जनाब वो जिक्र कर रहा था कि अगर कन्फेशन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर 40 क्या कहता है कि अगर ये चीज़ें अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह, थ्रेट वगैरह, प्रॉमिस वगैरह रिमूव कर दिए जाए तो आपका कन्फेशन क्या हो जाता है, वो काबिल कबूल हो जाता है। तो ये हमने कहाँ से याद रख लिया, ये चीज़ हमने याद रख ली कन्फेशन से। ओरल एविडेंस आर्टिकल आपने याद रखना है। ओरल एविडेंस का आर्टिकल क्या है, ओरल एविडेंस का आर्टिकल है जनाब 71। किसका, डेफिनेटली ये जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे QSO के चल रहे हैं। यहां से आगे हम किधर आ गए, ये हम कानून शहादत आर्डर पे आ गए, QSO के। पिछले सवाल कौन से थे वो हमने सारे देखे, PPC के। अब आगे कानून शहादत ऑर्डर के ऊपर आर्टिकल 71। ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। मतलब क्या है, उसमें ये लफ्ज लिखा हुआ है कि ये जिस हिस्स के मुतल्लिक है, अगर देखने के मुतल्लिक है तो बयान होना चाहिए मैंने देखा, सुनने के मुतल्लिक है तो बयान होना चाहिए मैंने सुना, सूंघने के मुतल्लिक है तो बयान होना चाहिए मैंने सूंघा। डायरेक्ट होना चाहिए, ये नहीं मैंने किसी बंदे से सुना, वो हेयर से एविडेंस हो जाएगा। और याद रखें दैट हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। लेकिन अगली बात भी याद रखें कि हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस,
बट वेयर देयर इज अ जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। तो हेयर से एविडेंस भी कहां पर होता है? 46(2) के अंदर, डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर, शहादत अल शहादा के अंदर, एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर। बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज? ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, आर्टिकल 71। और जवाब क्या है इसका? डायरेक्ट। एस्टॉपल, आर्टिकल 114 QSO एस्टॉपल के बारे में, टू स्टॉप समवन, कि जब कोई शख्स एक बयान दे दे तो उसको कहा जाता है कि भाई साहब अब आपने मुकरना नहीं है। और यहां पर ये चीज याद रख लें, ये एस्टॉपल के साथ एक और भी आर्टिकल है, और वो कौन सा है? वो है आर्टिकल आपका 45। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि एडमिशन जो होता है वो एक्ट्स करता है, क्या करता है? एज एस्टॉपल। एडमिशन एक्ट्स एज एस्टॉपल। नीचे वो हसन आयोग को बुला ले, हसन को। तो एडमिशन क्या करता है? एडमिशन एक्ट्स एज एन एस्टॉपल। ये कहां पर है? ये आर्टिकल 45 याद रखना है। जो एस्टॉपल की डेफिनेशन है वो आर्टिकल 114 में है कि कोई बंदा जो सिविल में एक बात कर लेता है, और ये सिर्फ सिविल का कंसेप्ट है, ये आप जहन में रख लें कि एस्टॉपल आप वहां पे कन्फेशन में नहीं चलता। ए पर्सन कैन रिट्रैक्ट फ्रॉम द कन्फेशन, वो बाद में हम बात करेंगे। बट एस्टॉपल इज अ कंसेप्ट ऑफ सिविल जस्टिस अंडर आर्टिकल 45। एवरी एडमिशन एक्ट्स एज एन एस्टॉपल। आर्टिकल 114 क्या करता है? डिफाइंस द एस्टॉपल। इशू टू बी फ्रेम्ड, खाली इशू टू बी फ्रेम्ड तक नहीं रहना। इशू टू बी फ्रेम्ड में क्या करना है? सबसे पहले आना है ऑर्डर। ये सीपीसी का सवाल आ गया। सीपीसी में किधर जाना है? ऑर्डर 14। ऑर्डर 14 किसके साथ डील करता है? फ्रेमिंग ऑफ इशू के साथ। किसके साथ डील किया जनाब? फ्रेमिंग ऑफ इशू के साथ। और उसमें कौन करता है? हमेशा याद रख ले, या लफ्ज कोर्ट होगा या जज होगा। जज हमेशा क्या करता है? जज, क्योंकि कोर्ट में तो और लोग भी आते हैं। तो कौन आपका इशू फ्रेम करता है? हमेशा जज करता है। और अमेंडमेंट आर स्ट्राइकिंग आउट ऑफ इशू क्या होता है? 14(5). ऑर्डर 14 रूल 5 के तहत आप एडिशन, डिलीशन या अमेंडमेंट, स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द इशू करवा सकते हैं। फ्रेमिंग ऑफ इशू इज ऑलवेज कौन करेगा? ये करेगा जज करेगा। और किस ऑर्डर के अंदर इसकी प्रोविजन है? ऑर्डर 14 के अंदर इसके मुतालिक सारी बातें लिखी गई है। आगे, विटनेस में रिफ्रेश हिज मेमोरी, कल भी हमने इसका जिक्र किया था 155, और हमने इसको मिलाकर पढ़ा था। ये QSO का हो गया 155। हमने कल इसको मिलाकर पढ़ा था। एक 172 की डायरी, अब अगर आपको याद हो कि पुलिस डायरीज मेंटेन करती है 172 CRPC में, और वहां से पुलिस अगर चाहे तो वो ऑल दो प्रिविलेज रिकॉर्ड है, बट आयो वहां से अपनी मेमोरी को क्या कर सकता है? रिफ्रेश कर सकता है। तो रिफ्रेशमेंट ऑफ द मेमोरी ऑफ विटनेस, अगर एक विटनेस कोई भी बयान देता है, 161 में देता है, कहीं पर भी देता है, और बड़े अरसे बाद वो जाता है करास के लिए, तो वो कह सकता है जनाब मुझे पहले क्या करे? मुझे पहले वो बयान उसको रिफ्रेश करने दे, ताकि मुझे याद आए कि मैंने क्या बयान दिया था। उसके बाद क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? इसके डिफरेंट लफ्ज याद रखें। हु असर्ट्स, पहला लफ्ज असर्ट का मतलब क्या होता है? कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देना, कुछ क्लेम करना। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज अपॉन द वन हु असर्ट्स, नॉट अपॉन द वन हु डिनाइज। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? जो कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट कहता है उसके ऊपर। और जो इनका, मैं कहता हूं कि मैंने आपसे 10 लाख रुपए लेना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। और आप कहते हैं नहीं देना, डिनाई, तो आपके ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आगे से आप कहते हैं कि जी मैं इसको 10 लाख दे चुका हूं, अब मेरे 10 लाख देने का बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर, आपके 10 लाख देने का बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर। अच्छा जनाब, आगे आ जाता है लास्ट इसका आर्टिकल 85 डील्स विद कानून शहादत ऑर्डर। कौन सा है जी आर्टिकल 85? किसके साथ डील करता है? कानून शहादत ऑर्डर के अंदर। ये चीज अगर मैं आपको बताने जाऊं, थोड़ी सी गिनती चेंज करते हैं। थोड़ी सी क्या चेंज करते हैं? गिनती चेंज करते हैं। ये गिनती चेंज करना आपको बड़ा फायदा देगा। आपने आज तक क्या पढ़ा? 73, 74, 75, 76, ऐसे ही पढ़ा ना? 73, 74, 75, 76। लेकिन आज गिनती चेंज करते हैं। आज गिनती को करते हैं 73, 74, 85, 86, 73, 74, 85, 86 करना है। 73, 74, 75, 76 नहीं करना। 73, 74, 85, 86 याद करो। 73, 74, 85, 86, 73, 74, 85, 86। को सर का दिमाग खराब हो गया, रोजा खुलने में 3 मिनट पड़े हैं वैसे भी, तो सर लगता है कि रोजा ज्यादा लग गया। 73, 74, 85, 86 कर दिया। लेकिन अब दोबारा बताता हूं क्या किया। 73, 74, 85, 86। 73 पहले प्राइमरी एविडेंस आ गया, 74 सेकेंडरी एविडेंस आ गया, 85 पब्लिक डॉक्यूमेंट आ गया, और 86
प्राइवेट डॉक्यूमेंट आ गया। मुझे भी नहीं याद रहता था, मैंने ऐसे याद रखा है 73 74 85 86, 73 74 85 86 करके मैंने याद रखा है। 73 74 85 86 क्या, 73 74 प्राइमरी सेकेंडरी, 85 86 पब्लिक और प्राइवेट, 85 पब्लिक। आर्टिकल 85 अब किसके साथ डील करेगा, आपको याद हो गया होगा। आर्टिकल 85 डील्स विद द पब्लिक डॉक्यूमेंट, आर्टिकल 86 डील्स विद द प्राइवेट डॉक्यूमेंट, आर्टिकल 73 डील विद द प्राइमरी एविडेंस एंड आर्टिकल 74 डील्स विद द सेकेंडरी एविडेंस। कानून शहादत आर्डर के 4 आर्टिकल जब फिंगर टिप्स पे आएंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह का आपको पूरा कानून शहादत आर्डर आप लोगों की फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। ये हमारा आज का टॉपिक था, इसका एक पार्ट अभी रहता है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये पेपर मुकम्मल हो जाएगा और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं फिर बताता चलूँ, एक तो मंडे से क्या है, एक तो मंडे से आप लोगों का जो है वो एक टेस्ट मैं रख रहा हूँ इसी के हवाले से, और सेकेंडली इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से हम एक पीपीसी वीक कर रहे हैं। पीपीसी वीक में क्या होगा, पीपीसी के सारे लेक्चर्स A to Z इंशाल्लाह हम उसके अंदर अपलोड करेंगे। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।